गुड मॉर्निंग। बालाजी ऑनलाइन क्लासेज में आप सभी का तहे दिल से हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। मेरे प्यारे मित्रों, हम जनरल साइंस के दौरान बायोलॉजी के टॉपिक पढ़ रहे थे। कुछ मेरे भाइयों ने कमेंट किया कि सर हमें रसायन विज्ञान की जो आवर्त सारणी है उसके बारे में कुछ शॉर्ट ट्रिक से समझाइए। हमें तत्व याद नहीं होते हैं या कौन से तत्व किस काम के होते हैं, क्या नाम होता है। तो मैं अपने कुछ मित्रों की पसंद के अनुसार आज का टॉपिक शुरू करने जा रहा हूं, वो है आवर्त सारणी। तो रसायन विज्ञान का ये टॉपिक आवर्त सारणी शुरू करने से पहले आपसे एक छोटा सा निवेदन कर रहा हूं कि आप मेरे YouTube चैनल पर यदि पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, और यदि मेरा वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा अपने सभी मित्रों तक आगे शेयर करें। आपका इतना सहयोग मेरे लिए बहुत ही सराहनीय होगा और मैं आशा करता हूं कि आप मेरा सहयोग और सपोर्ट तहे दिल से करेंगे। आपका बहुत बहुत आभार। चलिए हम शुरू करते हैं। आज का टॉपिक है हमारा, वो है आवर्त सारणी, यानी कि रसायन विज्ञान का टॉपिक है। आज हम जो शुरू करेंगे वो है हमारा रसायन विज्ञान, केमिस्ट्री का टॉपिक है जिसका नाम है आवर्त सारणी। तो मित्रों, जो आवर्त सारणी है, इस टॉपिक को मैं पढ़ाने से पहले आपको एक बात बताना चाहता हूं कि ये जो आवर्त सारणी हम पढ़ेंगे इसकी मैं लगभग आपको 2 से 3 वीडियो में पूरा एक चैप्टर क्लियर कराऊंगा। तो इस आवर्त सारणी का बेसिक कॉन्सेप्ट इतनी शानदार ट्रिक से पढ़ाऊंगा कि आप एक बार वीडियो पूरा देखोगे तो आपको 100% पूरी बेसिक नॉलेज इसकी समझ में आ जाएगी। तो आवर्त सारणी पढ़ने से पहले सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि आवर्त सारणी कहते किसे हैं। तो आवर्त सारणी की परिभाषा होती है, वो होती है रासायनिक तत्वों का रासायनिक तत्वों का सुव्यवस्थित रासायनिक तत्वों का सुव्यवस्थित क्रम आवर्त सारणी कहलाता है। यानी कि जो रासायनिक तत्व होते हैं उनके सुव्यवस्थित क्रम को हम आवर्त सारणी कहते हैं। इसकी आवश्यकता क्यों पड़ी? तो इसकी आवश्यकता पड़ी, इनकी आवर्त सारणी की क्या आवश्यकता थी, क्यों बनानी पड़ी? तो इसकी आवश्यकता आवर्त सारणी की जो आवश्यकता पड़ी थी वो हमें आवश्यकता इसलिए पड़ी गई कि जो रासायनिक तत्व होते हैं उन तत्वों के भौतिक व रासायनिक गुणों में अंतर स्पष्ट करने के लिए, यानी कि जो तत्व होते हैं उनके भौतिक और रासायनिक गुणों में कुछ अंतर होते हैं। प्रत्येक तत्व के अलग अलग रासायनिक और भौतिक गुण होते हैं। इनको सबको स्पष्ट करने के लिए जिस सारणी की आवश्यकता पड़ी उस सारणी को नाम हम देते हैं आवर्त सारणी, पीरियोडिक टेबल कहते हैं। तो इस आवर्त सारणी से पढ़ने से पहले हमें एक छोटा सा कॉन्सेप्ट पढ़ना पड़ेगा, वो हमें पढ़ना पड़ेगा परमाणु। इनकी परमाणु की जानकारी हमें होनी चाहिए। तो परमाणु होता है किसी भी तत्व या पदार्थ की सबसे छोटी इकाई को हम परमाणु कहते हैं। इनकी किसी भी तत्व या पदार्थ की सबसे छोटी या सूक्ष्मतम इकाई, किसी भी तत्व या पदार्थ की सूक्ष्मतम इकाई क्या कहलाती है? वो कहलाती है परमाणु कहलाती है।
परमाणु कैसा कण है? तो परमाणु एक अविभाज्य कण है। परमाणु एक अविभाज्य कण है। इनकी परमाणु एक अविभाज्य कण है, इसको आगे अलग टुकड़ों में तोड़ नहीं सकते हैं। फिर आता है कि परमाणु का सिद्धांत किसने दिया था? तो एक परमाणु का सिद्धांत है, ये सिद्धांत इसके बारे में बताने वाला पूरा थ्योरी थी। तो परमाणु सिद्धांत देने वाले वैज्ञानिक थे, परमाणु सिद्धांत वैज्ञानिक थे जे थॉमसन। इनकी परमाणु का सिद्धांत किसने दिया? तो काफी बार पूछा जाता है, सीधा सीधा क्वेश्चन आता है कि परमाणु सिद्धांत देने वाले वैज्ञानिक थे, तो वैज्ञानिक थे जे थॉमसन। अब आता है कि इस परमाणु में क्या क्या होता है? तो परमाणु में 3 कण होते हैं। परमाणु के अंदर 3 कण होते हैं। इन 3 कणों के नाम बताता हूं मैं आपको। तो पहला कण था प्रोटीन, दूसरा होता है प्रोटॉन, पहला होता है प्रोटॉन, दूसरा होता है न्यूट्रॉन और तीसरा होता है इलेक्ट्रॉन। प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन, ये 3 कण होते हैं। तो क्या होता है कि प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन, ये परमाणु में उपस्थित 3 कण होते हैं। और 3 कणों में से जो हमारा प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होता है, प्रोटॉन व न्यूट्रॉन, ये उपस्थित रहते हैं परमाणु के नाभिक में। ये कहाँ उपस्थित होते हैं? तो ये उपस्थित होते हैं नाभिक में। जबकि इलेक्ट्रॉन कहाँ होता है? तो नाभिक के चारों ओर चक्र लगाता है। नाभिक के चारों तरफ, यानी कि नाभिक के चारों तरफ चक्कर लगाते हैं, होते हैं इलेक्ट्रॉन। और जो नाभिक में उपस्थित होते हैं उसे कहते हैं प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। तो मैं इसका आपको एक डायग्राम बनाता हूं। मान लिया आपने, ये हमारा परमाणु है, कोई भी परमाणु है, जैसे इसको मान लेते हैं हाइड्रोजन परमाणु। तो हाइड्रोजन परमाणु है, तो इसमें ये इसका नाभिक है। यहाँ एक प्रोटॉन, एक न्यूट्रॉन और ये एक इलेक्ट्रॉन है। तो ये हो गया इसका नाभिक, इसे कहते हैं हम नाभिक। और ये हो गया इसका बाह्यतम कक्ष। बाह्यतम कक्ष। तो हमने देखा कि जो परमाणु होते हैं इसमें 3 कण होते हैं, 2 कण तो उसके नाभिक में उपस्थित प्रोटॉन और न्यूट्रॉन और एक होता है इलेक्ट्रॉन। अब क्या होता है कि कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट और पता होने चाहिए हमें कि प्रोटॉन क्या होता है, इसकी खोज किसने की थी, इलेक्ट्रॉन क्या होता है, इसकी खोज किसने की थी, न्यूट्रॉन क्या होता है, इसकी खोज किसने की थी। ये काफी बार पूछे जाते हैं प्रश्न है। तो सबसे पहले मैं आपको इसके कॉन्सेप्ट लिख लेते हैं। तो पहला लेते हैं हम प्रोटॉन। तो प्रोटॉन की खोज की थी, वो की थी अर्नेस्ट रदरफोर्ड ने। अर्नेस्ट रदरफोर्ड ने। और कब की थी? तो वो की थी 1911 में। यानी कि प्रोटॉन की खोज करने वाले वैज्ञानिक थे अर्नेस्ट रदरफोर्ड, 1911 में की थी। प्रोटॉन क्या होता है? तो प्रोटॉन एक धन आवेशित कण है। धनावेशित कण। प्रोटॉन क्या होता है? तो प्रोटॉन धनावेशित कण है। यह कहाँ स्थित होता है? तो परमाणु के नाभिक में स्थित होता है। फिर आता है कि धनावेशित कण है जिसके ऊपर आवेश कितना होता है? तो प्रोटॉन के आवेश का मान, प्रोटॉन के आवेश का मान कितना होता है? तो वो होता है 1.6 इंटू 10 की घात -19 कूलाम। यानी कि प्रोटॉन पर जो आवेश होता है वो आवेश होता है 1.6 इंटू 10 की घात -19 कूलाम। फिर आता है कि प्रोटॉन का द्रव्यमान कितना होता है? तो प्रोटॉन का द्रव्यमान, तो द्रव्यमान होता है 1.672 इंटू 10 की घात
23 किलोग्राम। यानी कि प्रोटॉन का जो द्रव्यमान होता है वो होता है 1.672 इंटू 10 की घात माइनस 23 किलोग्राम। फिर आता है कि प्रोटॉन का द्रव्यमान और इलेक्ट्रॉन के द्रव्यमान का क्या संबंध है। तो पहले देखते हैं इसका प्रतीक, यानी कि प्रोटॉन का प्रतीक क्या होता है। तो इसका प्रतीक होता है वो होता है P+। अब होता है कि प्रोटॉन का जो द्रव्यमान होता है, यानी कि P+ का द्रव्यमान वो इलेक्ट्रॉन के द्रव्यमान का 1837 गुना ज्यादा होता है। यानी कि इलेक्ट्रॉन के द्रव्यमान को 1837 से गुणा करते हैं तो प्रोटॉन का द्रव्यमान आता है। तो इस प्रकार से हमने एक प्रोटॉन के बारे में बेसिक कॉन्सेप्ट पढ़ा कि प्रोटॉन की खोज अर्नेस्ट रदरफोर्ड ने 1911 में की। प्रोटॉन कैसा कण है, तो प्रोटॉन धनावेशित कण है। प्रोटॉन का आवेश कितना होता है, तो 1.6 इंटू 10 की घात माइनस 19 कूलम होता है। प्रोटॉन का द्रव्यमान कितना होता है 1.672 इंटू 10 की घात माइनस 23 किलोग्राम होता है। यहाँ कूलम है, यहाँ किलोग्राम है। फिर इसका प्रतीक क्या है और प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन के द्रव्यमान में संबंध क्या है। तो ये संबंध इनकी सारे फैक्ट क्वेश्चन है जो काफी बार पूछे जाते हैं। इसके बाद में हम अगला टॉपिक अगला लिखते हैं, हमारा वो है न्यूट्रॉन। तो सबसे पहले आता है कि न्यूट्रॉन की खोज। तो न्यूट्रॉन की खोज की थी जेम्स चैडविक ने। ये बहुत ही बड़े भौतिक वैज्ञानिक थे, जेम्स चैडविक। और कब की थी, तो ये की थी 1932 में। यानी कि न्यूट्रॉन की खोज की थी जेम्स चैडविक ने 1932 में की थी। और न्यूट्रॉन कैसा कण होता है, तो ये उदासीन कण है, इसके ऊपर कोई आवेश नहीं होता है। तो न्यूट्रॉन है वो उदासीन कण होता है। न्यूट्रॉन के बारे में आपको दो बात याद रखनी है, एक तो खोज कब की थी और किसने की थी और कैसा कण होता है। ये न्यूट्रॉन के बारे में बेसिक कॉन्सेप्ट याद रखना है। ये कहां स्थित होता है, ये भी परमाणु के नाभिक में स्थित होता है। इसके ऊपर कोई प्रकार का, उदासीन का मतलब है कोई प्रकार का आवेश उपस्थित नहीं होता है, ना तो धनावेश होता है ना ही ऋणावेश होता है। इसके बाद में अगला टॉपिक अगला है जो है हमारा वो है इलेक्ट्रॉन। तो इलेक्ट्रॉन में लिखने से पहले आप एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लें जल्दी से। यानी कि हमने जो पढ़ा है इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद आप आराम से नोट कर सकते हैं स्क्रीनशॉट को देख करके। और जो बात मैंने अभी यहाँ लिखा है बोर्ड के ऊपर, ये सारी की सारी बेसिक कॉन्सेप्ट है और इस बेसिक कॉन्सेप्ट का ध्यान होगा तो हम आगे आवर्त सारणी या रसायन विज्ञान में जो भी टॉपिक पढ़ेंगे आपको बहुत ही हेल्प मिलेगी इस टॉपिक के दौरान। तो चलिए हम शुरू करते हैं। अगला टॉपिक हमारा वो है इलेक्ट्रॉन। आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा इसका। तो इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी, तो इलेक्ट्रॉन। तो इलेक्ट्रॉन की खोज करने वाले वैज्ञानिक थे वो थे जे थॉमसन। जे थॉमसन यानी कि इलेक्ट्रॉन की खोज करने वाले वैज्ञानिक थे वो थे जे थॉमसन। और जे थॉमसन ने इस इलेक्ट्रॉन की खोज कब की थी, तो वो की थी 1897 में। इलेक्ट्रॉन की खोज की थी 1897 में। इनकी इलेक्ट्रॉन की खोज जे थॉमसन ने 1897 में की थी और इसीलिए इन्होंने जे थॉमसन को 1906 में नोबेल पुरस्कार प्राप्त हुआ था। इलेक्ट्रॉन की खोज के लिए दिया गया था रसायन विज्ञान का क्षेत्र में। 1906 में नोबेल पुरस्कार कब प्राप्त हुआ था जे थॉमसन को नोबेल पुरस्कार, तो 1906 में प्राप्त हुआ था। क्यों प्राप्त हुआ था, इलेक्ट्रॉन की खोज के लिए प्राप्त हुआ था। फिर आता है कि इलेक्ट्रॉन का प्रतीक क्या होता है, तो इलेक्ट्रॉन का प्रतीक था वो था E-।
फिर आता है कि इलेक्ट्रॉन पर आवेश कितना होता है, इनकी इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना होता है। तो इलेक्ट्रॉन का आवेश होता है माइनस का 1.6 इंटू 10 की घात -19 कूलम। फिर आता है इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान कितना होता है। तो इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान होता है, वो होता है 9.11 10 की घात -31 किलोग्राम। यानी कि इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान होता है 9.11 इंटू 10 की घात -31 किलोग्राम। ये था आपकी इलेक्ट्रॉन के बारे में फैक्ट। इलेक्ट्रॉन की खोज कब की थी, किसने की थी, और खोज करने वाले वैज्ञानिक को नोबेल पुरस्कार कब मिला था, उसका प्रतीक क्या होता है, उसका आवेश क्या होता है, उसका द्रव्यमान भार या द्रव्यमान कितना होता है। तो हमें इलेक्ट्रॉन के बारे में बेसिक कॉन्सेप्ट पता चल गया। इसके बाद में एक आता है परमाणु क्रमांक। और एक आता है, वो आता हमारा परमाणु भार। तो परमाणु क्रमांक किसे कहते हैं और परमाणु भार किसे कहते हैं, तो इन दोनों की परिभाषाएं भी हमें ध्यान में होनी चाहिए। तो परमाणु भार का मतलब है नाभिक में उपस्थित प्रोटॉनों व न्यूट्रॉनों की संख्या का, ये हो जाएगा परमाणु भार की, और ये अब आगे लिख देंगे परमाणु क्रमांक, उल्टा हो गया। तो परमाणु भार की परिभाषा थी नाभिक में उपस्थित प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की संख्या का योग। यानी कि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की संख्या को हम जोड़ते हैं तो उससे जो संख्या बनती है उनके दोनों योग होता है, या वही योग क्या कहलाता है, परमाणु भार कहलाता है। और परमाणु क्रमांक होता है कि नाभिक में उपस्थित प्रोटॉनों की संख्या, नाभिक में उपस्थित प्रोटॉनों की संख्या, वो होती है हमारी परमाणु क्रमांक। तो परमाणु भार किसे कहते हैं, तो परमाणु भार कहते हैं प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की संख्या का योग परमाणु भार कहलाता है। और परमाणु क्रमांक किसे कहते हैं, तो परमाणु क्रमांक की परिभाषा होती है कि नाभिक में उपस्थित प्रोटॉन और केवल प्रोटॉनों की संख्या परमाणु क्रमांक कहलाती है। तो इसके आधार पर अब क्या करते हैं कि अब हमें परमाणु की बेसिक नॉलेज हमें प्राप्त हो गई। फिर आता है कि अब हमारा जो टॉपिक था वो था आवर्त सारणी। अब आवर्त सारणी के बारे में विचार करते हैं। तो ये पढ़ते हैं सबसे पहले कि आवर्त सारणी कुछ स्टेप में बनी थी। सबसे पहले कुछ वैज्ञानिक आए थे जिन्होंने अलग नियम बनाए थे कि इस नियम से हम आवर्त सारणी बनाएंगे। फिर वो नियम कुछ तत्व तक सही हुए, आगे जाके नियम फेल हो गए। तो फिर नए वैज्ञानिक आए, उन्होंने कुछ अलग नियम बनाए, वो भी नियम सही नहीं हुए। कुछ समय बाद वो भी नियम वापस फेल होते चले गए। तो इस प्रकार से आवर्त सारणी बनाने के जो क्रम है, जो इसका इतिहास है, इतिहास को हम आज पढ़ते हैं। यानी कि आवर्त सारणी का जो इतिहास है उस इतिहास के बारे में पढ़ते हैं। तो आवर्त सारणी का सबसे पहला विचार सबसे प्रथम विचार देने वाले जो वैज्ञानिक थे, यानी कि आवर्त सारणी के बारे में प्रथम विचार देने वाले वैज्ञानिक थे, वो थे वैज्ञानिक डॉबे राइनर। यानी कि आवर्त सारणी के बारे में सबसे पहला विचार देने वाले थे डॉबे राइनर, और ये एक जर्मन वैज्ञानिक थे, जर्मन वैज्ञानिक। और इन्होंने ये विचार कब दिया था, तो इन्होंने ये विचार दिया था, वो दिया था हमारा ये डॉबे राइनर का जो विचार है ये दिया था 1817 से 1818 में,
यानी डोबे राइनर ने सिद्धांत का जो विचार दिया था आवर्त सारणी के बारे में सबसे पहले कब दिया था? तो 1817 से 1818 में सिद्धांत या विचार दिया था। इन्होंने क्या सिद्धांत दिया था? तो इन्होंने सिद्धांत दिया था त्रिक सिद्धांत। डोबे राइनर ने आवर्त सारणी के लिए कौन सा सिद्धांत दिया? तो दिया था त्रिक सिद्धांत, इनकी ट्रिपलेट का सिद्धांत दिया था। ट्रिपलेट का सिद्धांत, त्रिक सिद्धांत का मतलब था तीन तत्वों का समूह, तीन तत्वों का समूह जिसमें प्रथम तत्व व अंतिम तत्व, तीसरे तत्व, प्रथम तत्व और अंतिम तत्व के योग में दो का भाग देने पर मध्य तत्व के गुण मिलते हैं। ये सिद्धांत है ना। तो डोबे राइनर ने क्या सिद्धांत दिया था? डोबे राइनर एक जर्मन वैज्ञानिक थे जिन्होंने 1717 से 1718 में आवर्त सारणी का पहला विचार दिया था, और पहले विचार में उन्होंने अपना संबंध बताया था, सिद्धांत दिया था, वो सिद्धांत दिया था त्रिक सिद्धांत। यानी कि डोबे राइनर ने दिया था त्रिक सिद्धांत। और त्रिक सिद्धांत में इन्होंने क्या कहा था? इन्होंने त्रिक सिद्धांत में कहा था कि तीन तत्वों के समूह बनाएंगे हम, और उन तीन तत्वों के समूह में पहले तत्व और तीसरे तत्व के समूह के गुणों को जोड़ करके दो का भाग देंगे, परमाणु क्रमांक को जोड़ के दो का भाग देंगे, तो हमें जो बीच वाला तत्व था उसका परमाणु क्रमांक प्राप्त होगा। और इस प्रकार इन्होंने तीन संबंध बताए थे, इनके तीन उदाहरण लिए थे। पहला उन्होंने लिया था कि जब लिथियम, सोडियम और पोटेशियम का, पहला सिद्धांत इन्होंने लिया था कि लिथियम, सोडियम और पोटेशियम, पहला सिद्धांत है डोबे राइनर के, पहले त्रिक थे। तो डोबे राइनर का तीन त्रिक है। पहला त्रिक था लिथियम, सोडियम और पोटेशियम। इनके नाम लिख दो हिंदी में भी आप, सोडियम, पोटेशियम। यानी कि डोबे राइनर ने कहा था कि लिथियम के परमाणु क्रमांक और पोटेशियम के परमाणु क्रमांक को जोड़ के तो दो का भाग लगाएंगे तो सोडियम का परमाणु क्रमांक प्राप्त होता है। ये हमें डोबे राइनर ने बता दिया था। फिर इन्होंने दूसरा संबंध बनाया था, वो संबंध बनाया था इन्होंने, दूसरा संबंध बनाया था, वो बनाया था कैल्शियम, स्ट्रॉन्शियम और बेरियम का। दूसरा संबंध बनाया था कैल्शियम, स्ट्रॉन्शियम और बेरियम का। तो डोबे राइनर ने दूसरा जो संबंध बनाया था वो बनाया था कैल्शियम, स्ट्रॉन्शियम और बेरियम। यानी इनके नाम क्या थे? तो कैल्शियम, स्ट्रॉन्शियम और बेरियम। कैल्शियम, स्ट्रॉन्शियम और बेरियम। यानी इन्होंने कहा कि जब कैल्शियम और बेरियम के परमाणु क्रमांक को जोड़ के दो का भाग लगाएंगे तो स्ट्रॉन्शियम का परमाणु क्रमांक आएगा। इसी प्रकार इन्होंने तीसरा जो संबंध बनाया था वो बनाया था क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन का। इनका तीसरा संबंध था क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन का। क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन का संबंध बनाया था। तो इस प्रकार से इसके बाद में इनके आगे के तत्वों के लिए इनका जो सिद्धांत था वो फेल हो गया। इन तीन संबंध तक तो सही चला और आगे जाकर के सिद्धांत
आगे के तत्वों के लिए असफल। जब डोबेनायर का सिद्धांत आगे के तत्वों के लिए जब असफल हो गया तो ये पहले वैज्ञानिक थे। इसके बाद में अगले जो दूसरे वैज्ञानिक आएंगे उन वैज्ञानिक का नाम है अलेक्जेंडर न्यूलैंड। तो एक बार आप डोबेनायर के बारे में वापस क्विक रिवीजन कर लेते हैं। डोबेनायर जर्मन वैज्ञानिक थे। 1817 से 1818 तक इन्होंने एक सिद्धांत दिया था। सिद्धांत था त्रिक सिद्धांत। उसमें कहा था कि 3 तत्वों के समूह बनाएंगे और पहले तत्व दूसरे तत्व को जोड़ के जब 2 का भाग लगाएंगे तो मध्य तत्वों के गुण प्रदर्शित होंगे। और उन्होंने 3 एग्जाम्पल बनाए थे। इसके बाद में ये संबंध फेल हो गया था। तो आप एक बार इसका जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। काफी बार पूछा जाता है कि आवर्त सारणी का पहला विचार देने वाले वैज्ञानिक कौन थे? डोबेराइनर। कब दिया था वो भी पूछते हैं। और त्रिक सिद्धांत देने वाले वैज्ञानिक कौन थे? तो भी थे डोबेराइनर। या डोबेराइनर का आवर्त सारणी के संबंधित कौन सा सिद्धांत है? वो है त्रिक सिद्धांत। और 3 उदाहरण पूछे जा सकते हैं। 4 ऐसे आपको ऑप्शन देंगे और पूछेंगे निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा डोबेराइनर का त्रिक सिद्धांत प्रदर्शित नहीं करता है? तो आपको ये 3 याद होंगे तो आप चौथे का आंसर सही कर पाओगे, जो चौथा गलत होगा। तो इस प्रकार से डोबेराइनर के बारे में जो बेसिक कॉन्सेप्ट मैंने बताए हैं, जल्दी से आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। चलिए दूसरा कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं इसके बारे में। डोबेराइनर जब असफल हो गया तो उसके बाद में जो दूसरे वैज्ञानिक आए थे वो वैज्ञानिक थे अलेक्जेंडर न्यूलैंड। तो अलेक्जेंडर न्यूलैंड दूसरे वैज्ञानिक कौन आए थे? तो आवर्त सारणी के संबंध में दूसरा कथन था वो था अलेक्जेंडर न्यूलैंड। और ये कब आए थे? तो ये आए थे 1865 में। यानी कि 1865 में इन्होंने दूसरा नियम दिया था। दूसरा आवर्त सारणी के बारे में नियम आया था। इन्होंने दिया था वो नियम था अष्टक का नियम। तो अष्टक का नियम देने वाले वैज्ञानिक कौन थे? तो अष्टक का नियम देने वाले वैज्ञानिक थे अलेक्जेंडर न्यूलैंड। और अष्टक नियम दिया था इन्होंने। अब अष्टक नियम क्या होता है? तो इन्होंने कहा था कि प्रत्येक परमाणु अपने 7वें परमाणु के बाद में 8वें परमाणु के गुण वापस रिपीट करता रहता है। यानी कि इन्होंने कहा था कि प्रत्येक तत्व अपने 8वें तत्व के भौतिक व रासायनिक गुण दोहराता है। यह था अष्टक नियम। अष्टक नियम था कि पहला तत्व है तो 7 तत्व के बाद में 8 तत्व के नंबर का जो तत्व होगा उस पहले के गुण दर्शाएगा। फिर 8वें दूसरा है तो दूसरा 9वें का दर्शाएगा, तीसरा 10वें का दर्शाएगा। इस प्रकार से इन्होंने एक सिद्धांत दिया था। वो सिद्धांत था अष्टक नियम। और जब 1865 का सन था तो 1865 तक हमारी केमिस्ट्री के अंदर कुल 56 तत्वों की खोज हो चुकी थी। यानी कि जब तक 56 तत्वों की खोज हो चुकी थी। 1865 तक खोजे जा चुके थे। पहला तत्व था इसमें से वो था हाइड्रोजन। और अंतिम तत्व था उस समय का वो था थोरियम। यानी कि इसका नाम था हाइड्रोजन और इसका नाम था थोरियम। इसके बाद के तत्वों की खोज बाद में हुई। तो जब 1865 में अलेक्जेंडर न्यूलैंड आए थे, इन्होंने अष्टक नियम दिया था। तो
तो अष्टक नियम दिया था, तो इन्होंने कुछ तत्वों के बारे में संबंध बताए थे, जैसे लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, पोटेशियम और कैल्शियम। यानी कि इन्होंने इस प्रकार से कुछ तत्वों को व्यवस्थित किया। सबसे पहला लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, फिर सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, पोटेशियम और कैल्शियम। इस प्रकार से इन्होंने इन तत्वों को कहा कि जो गुण लिथियम बताएगा वही गुण वापस सोडियम बताएगा और वही गुण पोटेशियम बताएगा। जो गुण बेरियम बताएगा वही बेरियम बताएगा, वही मैग्नीशियम बताएगा, वही कैल्शियम बताएगा। तो इस प्रकार से इन्होंने कुल मिलाकर के 20 तत्वों तक इसका नियम चला था। 20 तत्वों के बाद असफल हो गया। तो अलेक्जेंडर न्यूलैंड ने कौन कौन से तत्वों में संबंध बताए थे? तो लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, पोटेशियम और कैल्शियम तक का संबंध बताए थे। कैल्शियम के बाद में इसके संबंध बताने में ये असफल हो गया। तो अलेक्जेंडर के अष्टक नियम देने वाले वैज्ञानिक कौन थे? तो वो थे अलेक्जेंडर, और ये सिद्धांत था, दूसरा सिद्धांत था आवर्त सारणी का दूसरा सिद्धांत। पहला सिद्धांत क्या पढ़ा था? अभी हमने पहले पढ़ा था कि पहला सिद्धांत पढ़ा था त्रिक सिद्धांत, दूसरा सिद्धांत पढ़ा अष्टक नियम का सिद्धांत। तो ये भी 20 तत्वों के बाद जब असफल हो जाता है तो इसके बाद में जो अगला वैज्ञानिक आता है उसका नाम है, वो है हमारा वैज्ञानिक मेंडलीफ, जिन्होंने आवर्त सारणी बनाई थी। तो चलिए अब हम शुरू करते हैं अगला। इससे पहले आप एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से। तीसरा वैज्ञानिक आता है, वो आता है आवर्त सारणी के संबंधित, वो आता है मेंडलीफ। आवर्त सारणी का तीसरा नियम या विचार, यानी कि आवर्त सारणी के बारे में तीसरा नियम या विचार देने वाले वैज्ञानिक कौन थे? तो वो थे मेंडलीफ। तो कौन थे? तो वैज्ञानिक थे, उसका नाम था मेंडलीफ। मेंडलीफ ने कब ये विचार दिया था? तो ये दिया था 1869 में। और आवर्त सारणी का पितामह भी इसे कहते हैं। आवर्त सारणी का पितामह मेंडलीफ है। लेकिन एक कॉन्सेप्ट है यहाँ पर, वो आपको ध्यान रखना है। केवल लिखा हुआ है कि आवर्त सारणी का पितामह तो है मेंडलीफ। अगर लिखा आ जाए आधुनिक आवर्त सारणी के पिता कौन है? आधुनिक आवर्त सारणी के पितामह, तो वो है आपका हेनरी मोजले। हेनरी मोजले। तो ये कॉन्सेप्ट है दोनों में। काफी बार हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि आवर्त सारणी के पिता मेंडलीफ है या हेनरी मोजले। तो आवर्त सारणी के पितामह तो मेंडलीफ ही है, लेकिन आधुनिक आवर्त सारणी की बात आ जाएगी तो आ जाएंगे हेनरी मोजले। अब चलिए, इन्होंने क्या सिद्धांत दिया था? मेंडलीफ ने क्या सिद्धांत दिया था? तो मेंडलीफ ने सिद्धांत दिया था, वो दिया था मेंडलीफ ने सिद्धांत। तो मेंडलीफ ने कहा था
वो था आवर्त नियम का सिद्धांत। मैडलिप का जो सिद्धांत था वो क्या सिद्धांत था, तो वो सिद्धांत था आवर्त नियम का सिद्धांत। यानी कि जो आधुनिक आवर्त सारणी है उससे पहले जो आवर्त सारणी बनाई थी वो मैडलिप ने बनाई थी, और उस मैडलिप ने इन्होंने कहा था कि मैं आवर्त नियम के सिद्धांत के ऊपर मैं काम करूंगा और मैं तत्वों को जमा करके एक आवर्त सारणी का निर्माण कर दूंगा। तो आवर्त सारणी का जो सिद्धांत था, आवर्त नियम का था सिद्धांत, उस सिद्धांत का यह था कि तत्वों के भौतिक और रासायनिक गुण परमाणु भार के आधार पर, यानी कि सिद्धांत, ये नियम किसके आधार पर था, तो यह था परमाणु भार के आधार पर। तो मैडलिप ने कहा था कि मैं इस प्रकार से कुछ नियम बनाऊंगा, और उन्होंने मैडलिप ने नियम बनाया कि मैं परमाणु भार के आधार पर तत्वों को इस प्रकार से सेट कर दूंगा, इनकी जमा दूंगा, वो अपने गुणों को एक परमाणु भार के बाद में आपस में अपने आप आगे से आगे दोहराते रहेंगे और चलते रहेंगे। लेकिन इन्होंने फिर कहा, ये एक परमाणु भार का सिद्धांत दे दिया, उसके बाद इन्होंने आवर्त सारणी में इस प्रकार से ऐसे क्षैतिज रेखाएं खींची, और इन क्षैतिज रेखाओं को कह दिया गया, ये क्षैतिज रेखाएं थी, क्षैतिज रेखाएं खींची, इन क्षैतिज रेखाओं का नाम फिर रखा गया आवर्त, और आवर्तों की संख्या रखी इन्होंने 7 आवर्त बनाए। यानी कि मैडलिप ने इस प्रकार से 7 लाइनें खींच करके आवर्तों का निर्माण कर दिया, और इस प्रकार से ऊर्ध्वाधर रेखाएं खींची, ऊर्ध्वाधर रेखा, इसे हमने कह दिया वर्ग या समूह, और वो इन्होंने बनाए थे 18 समूह। यानी कि मैडलिप ने इस प्रकार से क्षैतिज रेखाएं खींच से 7 आवर्त का निर्माण किया, और इस प्रकार से ऊर्ध्वाधर रेखाएं खींच करके 18 वर्गों का निर्माण किया। तो मैडलिप की सारणी में कितने आवर्त थे, तो 7 आवर्त थे। आवर्तों की संख्या थी 7 आवर्त, वे 18 वर्ग या समूह थे, और इन्होंने 61 तत्वों के लिए स्थान बनाया था। 61 तत्वों का स्थान अपनी सारणी में बना दिया था। फिर इन्होंने कहा था कि जब इस आवर्त में बाएं भाग से दाएं भाग की तरफ जाएंगे तो परमाणु भार बढ़ेगा। भार क्या होगा, भार बढ़ेगा। यानी आवर्त सारणी में बाएं से दाएं जाएंगे तो परमाणु भार बढ़ेगा। इसी प्रकार ऊपर से नीचे आएंगे तो भी भार बढ़ेगा। तो मैडलिप ने क्या कहा था कि आवर्त सारणी में बाएं से दाएं जाएंगे तो परमाणु भार बढ़ेगा, ऊपर से नीचे आएंगे तो भी परमाणु भार बढ़ेगा। ये भी बात इन मैडलिप ने बता दी थी। तो ये मैडलिप के आवर्त सारणी के इन्होंने गुण बता दिए थे। उसके बाद में इनकी भी कुछ कमियां रह गई थी, तो एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो। उसके बाद हम पढ़ते हैं मैडलिप के आवर्त सारणी की कमियां, इनकी फेल क्यों हो गया था। तो चलिए जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। तो इनके कुछ कमियां रह गई थी कि मैडलिप ने आवर्त सारणी बनाई थी, उसकी कमियां। पहली कमी तो ये रह गई थी कि इन्होंने कहा था कि मैं परमाणु भार के ऊपर काम करूंगा, यानी ऊपर वाले तत्व का परमाणु भार कम होगा, इससे नीचे अधिक होगा, फिर अधिक होगा, फिर बढ़ता रहेगा। ऐसे भी जाएंगे तो भार बढ़ेगा। लेकिन कोबाल्ट तथा CO, कोबाल्ट तथा निकिल, कोबाल्ट तथा निकिल के
Ni परमाणु भार का क्रम भंग हो गया। यानी कि होना क्या चाहिए था, कोबाल्ट का भार निकिल से कम होना चाहिए था, लेकिन इन्होंने जो व्यवस्थित क्रम किया वो कोबाल्ट को पहले किया और निकिल को बाद में किया। कोबाल्ट का परमाणु भार होता है 58.93, जबकि इनका भार होता है 98.69। अब इन्होंने क्या किया, कोबाल्ट को पहले स्थान दिया, निकिल को बाद में दिया, तो इनके हिसाब से निकिल का ज्यादा होना चाहिए था, लेकिन निकिल का कम होता है, कोबाल्ट का ज्यादा होता है, कुछ पॉइंटों का अंतर होता है। तो यहां पर आकर के इन्होंने इसका नियम भंग हो गया, तो पहली असफलता का कारण हो गया ये। दूसरा इन्होंने क्या किया कि समस्थानिकों के लिए कोई भी स्थान नहीं रखा। समस्थानिकों के लिए व्याख्या नहीं कर पाया। यानी जो मैडलिफ था उन्होंने समस्थानिक, जैसे हाइड्रोजन का समस्थानिक 1H1, 1H2, 1H3, या हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक है, तीनों का परमाणु भार अलग अलग है, लेकिन तीनों में इनके बारे में जो अध्ययन था वो इन्होंने मैडलिफ ने नहीं कर बताया कि इनके तीनों के स्थान कहाँ कहाँ होंगे या क्या क्या होंगे। तो इन्होंने क्या किया कि इन्होंने यहाँ पे दूसरी बार असफलता होगी, पहली असफलता इसके लिए होगी, दूसरी होगी इसके लिए कि समस्थानिकों की व्याख्या नहीं कर पाए मैडलिफ, तो ये फिर असफल हो गए। फिर इन्होंने क्या किया कि इनके आवर्त सारणी में तत्वों के परमाणु क्रमांकों का कोई व्याख्या नहीं हो पाई। इनकी परमाणु क्रमांक के बारे में भी नहीं बता पाए थे कि कौन से तत्व का परमाणु क्रमांक हम कितना देंगे, तो परमाणु क्रमांक के बारे में वर्णन नहीं कर सके। तो मैडलिफ की आवर्त सारणी थी, उसके लिए 3 कमियां थी, लेकिन इनकी कमियों के साथ साथ इनकी एक बहुत ही बड़ी की विशेषता भी है। तो विशेषता क्या है, तो इनकी बड़ी विशेषता थी कि इन्होंने अपनी आवर्त सारणी में चार तत्वों के लिए स्थान रखा था जो कि भविष्य में खोजे जाएंगे, उस समय नहीं खोजे हुए थे। तो इन्होंने एक विशेषता रखी थी कि 4 स्थान खाली रखे थे और कह दिया था कि ये 4 तत्व भविष्य में खोजे जाएंगे और ये 4 तत्व इस स्थानों पर आएंगे। तो इन्होंने ये अपना भविष्यवाणी भी कर रखी थी कि इनको पता भी चल गया था कि आगे आने वाले समय में 4 तत्व और खोजेंगे। तो इन्होंने ये विशेषता थी मैडलिफ की और ये 3 कमियां थी। तो हमें केवल और केवल आवर्त सारणी का एक बेसिक कॉन्सेप्ट समझा है। अब इन कमियों को दूर करके जो वर्तमान में हमारी आवर्त सारणी है वो हम पढ़ेंगे कल, जो है आधुनिक आवर्त सारणी, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल MPT, जिसने हेनरी मोजले ने बनाई थी। तो हेनरी मोजले के बारे में आवर्त सारणी उन्होंने कैसे बनाई थी, उन्होंने कौन कौन से गुण काम में लिए थे, वो हम पढ़ेंगे कल। तो आज बेसिक कॉन्सेप्ट को यदि आपने लाइक किया, यदि आपको पसंद आया है ये मेरा बेसिक कॉन्सेप्ट आवर्त सारणी का, तो आप जरूर चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, लाइक करेंगे और ज्यादा से ज्यादा फॉरवर्ड करेंगे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप चैनल पर बने रहिए, हमेशा मैं आपके साथ में आपका प्यारा दोस्त गिरधारी कुमावत इसी प्रकार से नए नए वीडियो लेकर के आता रहूंगा। बेस्ट ऑफ लक।